Hello everyone, a very warm welcome to all of you to your YouTube channel, The Knowledge Treasure or The KT. My name is Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform. So guys, आपको पता है कि RRB NTPC और ग्रुप डी की जो क्लासेस हैं वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। बायोलॉजी के कुछ एक टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं, पर्टिकुलरली इन साइंस, and we are going to discuss a very important topic that falls under physics, and that is light. रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। वन मोर थिंग गाइज कि हमारी चैनल का द नॉलेज ट्रेजर का, या मैं कहूँ आपके चैनल द नॉलेज ट्रेजर का टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर चुके हैं और आप लोग देख रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा गाइस कि वहां पे हम जो भी क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सारी क्लासेस की पीडीएफ्स आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। हम रेगुलर बेसिस पे क्विज करने वाले हैं, वो सारे क्विज में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहां पे क्लैरिफाई किए जाएंगे, सबके क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट वहां क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो और हम उसके सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज लाइट। सो व्हाट इज लाइट? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लाइट क्या है। ओके, तो पहला क्वेश्चन भी यही आता है और जो बेसिक सा आंसर है वो भी यही आता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि लाइट किस तरीके से देखने में हेल्प करता है, राइट? तो लाइट क्या करता है, किसी भी सरफेस पे, ये जो इतनी बड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं ये आप पढ़ लीजिए खुद से, मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ कि क्या है। लाइट किसी भी सरफेस पे जब पड़ता है तो क्या ये पॉसिबल है कि लाइट अगर सपोज इस बात को मैं बाद में कंप्लीट करती हूँ। आप सपोज करिए कि आप एक अंधेरे रूम में हो, या अभी आप अपने फोन या लैपटॉप, जिस चीज में भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप उसकी लाइट ऑफ कर दो, फोन या लैपटॉप की लाइट को टर्न ऑफ कर दो, तो क्या आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ आप पढ़ पाओगे? तो आई एम श्योर आपका आंसर होगा नेगेटिव। ओके, आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर लाइट रहेगी ही नहीं तो हम कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, अंधेरे में शाम होते ही, रात होते ही हम लाइट क्यों जलाते हैं? क्योंकि हम देख पाए, दिन में तो सनलाइट है। सो लाइट किस तरीके से हेल्प करता है? लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो उस सरफेस से वो बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बाउंस बैक मतलब वापस आना। जैसे हम एक बॉल थ्रो करेंगे अगर दीवार पे, तो बॉल बाउंस करके बैक आएगा, पीछे आएगा। ठीक है, तो इन द सेम वे लाइट भी किसी सरफेस पे जब पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है, और बाउंस बैक करके कहाँ जाती है? हमारी आंखों तक आती है। आंखों में आने के बाद, एंटर करने के बाद वो रेटिना पे एक इमेज बनाती है और फिर हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट करके फिर हम समझ पाते हैं कि हम क्या चीज देख रहे हैं। दैट इज समथिंग अनदर पॉइंट, वो हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग आई पढ़ेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, तो फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि लाइट क्या करता है। लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आता है और फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। सो यही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है। सो आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई these 2 points. Moving on to the next point, and that is light is an electromagnetic radiation within the portion of electromagnetic spectrum that can be perceived by the human eye. So it is an electromagnetic radiation. कुछ इसमें समझने जैसा है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Today we are going to discuss an important phenomena related to light, and that is reflection. Reflection through plane mirror or convex and concave mirrors. तो वो मैं बताऊंगी आगे कि क्या है। और भी बहुत सारे फेनोमेना है, फॉर एग्जाम्पल द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, bending of light by a medium, and so on. So twinkling of star, beautiful color of rainbow, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीजें। रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा सेकंड सेशन होने वाला है लाइट के ऊपर, हम उस टॉपिक में इसको कवर करने वाले हैं। सो बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना है जो कि हमें वन बाय वन पढ़ना है। ओके, मूविंग ऑन। सो अभी तक तो लाइट की एक शॉर्ट स्टोरी थी। अब जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात से देखा जाए अगर,
तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो विजिबल लाइट, विजिबल मतलब जो हम देख पाते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट ये क्वेश्चन पूछा जाता है इज डिफाइंड एज हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर्स। सो एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है, नॉट ओनली आता है, ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। बहुत बारी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि विजिबल लाइट का रेंज, वेवलेंथ का रेंज क्या है। योर आंसर इज 400 to 700 नैनोमीटर्स। और अगर मीटर में कहा जाए तो 4 into 10 to the power -7 to 7 into 10 to the power -7। सो या तो नैनोमीटर में भी पूछ सकता है या मीटर्स में भी पूछ सकता है। तो बस मीटर में जब पूछे तो कुछ नहीं, इंटू 10 to the power -7 कर देना है, और नैनोमीटर में पूछे तो 400 to 700 नैनोमीटर। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। ओके, चलिए क्या है, बिटवीन द इंफ्रारेड विद लॉन्गर वेवलेंथ एंड अल्ट्रा, अच्छा विजिबल लाइट हमेशा मैं VL लिखती हूँ, विजिबल लाइट हमेशा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बीच में फॉल करता है, ठीक है। इंफ्रारेड विद लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड अल्ट्रावायलेट रेज विद शॉर्टर वेवलेंथ्स। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज या इन तीनों में ही सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आपका आंसर होगा इंफ्रारेड। सबसे कम किसकी है, अल्ट्रावायलेट रेज। बीच में कौन आता है, विजिबल लाइट। सो देख रहे हैं आप यहाँ से एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन गए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। सो द स्पीड ऑफ लाइट ये पूछा जाता है, और हमेशा आपके ऑप्शन में अभी तक तो यही होता है कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी जाती है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी जाती है। बट अगर हम लोग एग्जैक्टली पॉइंट्स की मतलब डेटा की बात करें अगर, तो दैट इज 299,792 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड है स्पीड की लाइट की स्पीड, सॉरी। और माइल्स अगर पर सेकेंड की बात करें तो 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। सो ये दोनों पूछा नहीं जाता है, बट दिस वन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी याद होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट तो आपको ऑलरेडी याद है, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी याद है, नहीं भी हो सकता है स्टिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे एक नंबर के क्वेश्चन मिल गए। ओके, ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम फॉलोड बाय लिक्विड एंड सॉलिड। सो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि मैम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि लाइट को मूव करने के लिए लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या है, जो कि अपने पाथवे, जो इसका मूवमेंट का जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, आगे ऐसे बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट, सो लेफ्ट टू राइट, और मूव करता है अपने जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो देखिए लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, मगर फ्लो इसका क्या है, अप डाउन, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, पाथवे इसका ये है, और फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वो अप डाउन है, राइट। सो इस तरह के वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो मैक्सिमम वैक्यूम में इसलिए है क्योंकि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए सबसे ज्यादा ये वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझा रही थी दैट इज ट्रांसवर्स वेव। लिखा हुआ है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। सो पूछा जाता है कि लाइट का नेचर क्या है, किस तरह की वेव है ये, तो आपका आंसर होगा लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, a wave in which the medium vibrates at right angles to the direction of its propagation। जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलरली वो मूव करता है, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपने यहाँ से उठा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द light ray bounces back, it is called reflection of light। I've already told you कि reflection of light क्या है, एक डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं एक थोड़ा सीधा, यस थोड़ा कंपैरेटिवली ये सीधा है। चलिए इसको मान लेते हैं एक एक्सिस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, एरो इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइट। सो रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल करी तो रे ऑफ लाइट वापस किसी डायरेक्शन में जाएगी, सॉरी
तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है और ये वापस उसी डायरेक्शन में जा रही है एक सर्टेन एंगल से, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं किसी रे ऑफ लाइट का किसी एक सरफेस पे पड़ना एंड देन वहां से बाउंस बैक करना, मेकिंग अ सर्टेन एंगल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपली बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, शायद पूछा नहीं जाएगा। सो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट का किसी एक सरफेस पे पड़ना और वहां से बाउंस बैक करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट लाइट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस। ओके, यहाँ से तीन चीजें हमें पता चली। पहला तो रिफ्लेक्शन क्या है, तो लाइट का किसी एक सरफेस पे पड़ना और वहां से बाउंस बैक करना इज रिफ्लेक्शन। क्लियर? ओके, जो रे ऑफ लाइट एक पॉलिश्ड या स्मूथ या किसी भी सरफेस पे पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे स्पेलिंग अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो INCIDENT, इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे निकली दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। सो ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या है, और या व्हाट आर इंसिडेंट रेज। सो इंसिडेंट रे जो फॉल करती है सरफेस पे, ठीक है, वो इंसिडेंट रे। जो बाउंस बैक करती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। सो मूविंग ऑन, the ray of light that falls on the surface is called incident ray, the ray that bounces back is called reflected ray. Okay, one more point, suppose this is the surface where reflection is to take place. So this is an incident ray, right? This is an reflected ray. So if we draw a perpendicular on this surface, ये जो surface है इसके ऊपर हम लोग अगर suppose एक perpendicular draw करते हैं, perpendicular का मतलब something that makes an angle of 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। So इस perpendicular को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है। हम लोग इसको आगे एक टर्म देंगे जो कि मैं आगे ही आपको बताऊंगी। तो अभी बस इतना समझ के रखिए कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। सो आई होप अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है। मूविंग ऑन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अरे ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ हो जा रही है, सो डोंट वरी। सो दिस इज अ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज अ नॉर्मल विच आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। अब देखिए ये है इंसिडेंट रे, मैं इसको बस IR लिखती हूँ शॉर्ट में, तो ठीक है। अब ये देखिए ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज represented as small I and this is called angle of incidence. So angle of incidence क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है that is called angle of incidence ray. Okay, angle of incidence. अब ये जो इंसिडेंट रे है सरफेस पे पड़ने के बाद बाउंस बैक करेगी अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मेकिंग अ सर्टेन एंगल, राइट। तो इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल r और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो समझ में आ गया आई होप कि क्या है, फिर से एक बार शॉर्ट में बोल देती हूँ। नॉर्मल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए एक इमेज दी गई है, दिस इज द मिरर, दिस इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस इज अ नॉर्मल। सो नॉर्मल ड्रॉ किया गया, देखिए मिरर के ऊपर 90 डिग्री बनाया गया है। ये है रिफ्लेक्टेड रे, क्यों, क्योंकि ये मिरर से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो गई है एक सर्टेन एंगल बनाते हुए।
So the angle between the normal and the incident ray is represented as small I. The angle between the normal and the reflected ray is represented as small r. So this is angle of incidence and this is angle of reflection. I hope अब पूरा सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक रिफ्लेक्शन का क्लियर हो चुका है. सो मूविंग ऑन टू द सर्टेन लॉज. सो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? मैं अभी तक आपको बोल रही थी कि मेकिंग अ सर्टेन एंगल, राइट. अब वो एंगल क्या है गाइस? तो देखिए फिर से एक बार मैं ये ड्रॉ करती हूँ. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज नॉर्मल, this is incident ray, this is reflected ray, this is angle I मतलब angle of incidence, and this is angle R, angle of reflection. So the rule says that angle I is always equal to angle R. It means the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So the first rule, let me read it out. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle I equals to angle R. किसी भी circumstance में अगर reflection हो रहा है तो हमेशा angle of incidence जो है angle of reflection के बराबर होगा, ये rule कहता है. Okay. The next point is the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. ये सेम प्लेन में ही लाई करते हैं. इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, फिर से ड्रॉ करती हूँ. देखिए ये तीनों एक ही साइड में है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर है, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, रूल ये कहता है कि जो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक प्लेन में ही लाई करेंगे, कोई भी दूसरे प्लेन में लाई नहीं करेगा. ओके, सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. द थर्ड पॉइंट सेज दैट कि ये जो दोनों रूल्स हैं ये हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई करे जाते हैं. ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये रूल फॉलो करेगा ही करेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे. सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज मिरर. सो मिरर क्या है? आपको पता है, अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करी जाए कि मिरर क्या है तो आप बोलोगे कि मैम मिरर कोई एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, राइट, अपनी फोटो देखते हैं, अपने आप को देखते हैं. तो वही सेम चीज है. कैसे अपने आप को देखते हैं? क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट करता है, मिरर एक इमेज बनाता है. ठीक है, इमेज कैसे बनेगा? रिफ्लेक्शन से. तो कोई भी चीज जो कि रिफ्लेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड अ मिरर. सो डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ मिरर इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब मिरर हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, which states that when a ray of light is made to fall on the reflecting surface, the reflected ray has its angle of reflection. Incident ray and the reflected ray are normal to the surface. जो अभी मैंने आपको समझाया, अगर ये सारे रूल्स फॉलो करता है कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड अ मिरर, राइट, दैट इज कॉल्ड अ मिरर. रिफ्लेक्शन करता हो, रिफ्लेक्शन के दो जो नियम है, दोनों लॉज हैं, उसको फॉलो करता हो, तो दैट इज अ mirror. So I hope I made myself clear once again. Moving on. So अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर, किस तरह के मिरर होते हैं. तो बेसिकली 2 टाइप के मिरर होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड द सेकेंड वन इज कर्व्ड मिरर. ठीक है, कर्व्ड मिरर के अंदर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो प्लेन मिरर जिसमें गाइज हम अपने आप को देखते हैं डेली, वो मिरर क्या करता है? सो जो प्लेन मिरर है, ऐसा कभी आपने देखा है क्या कि आप मिरर के आगे गए और आपकी हाइट है से सपोज 5 फीट. ठीक है, आप गए मिरर के आगे तो आप अपने आप को देख रहे हो कि आप 3 फीट के हो गए. ऐसा कभी होता है क्या? इट वॉज अ पुअर जोक, राइट. सो ऐसा कभी होता है क्या कि मिरर आपको शॉर्ट कर दे, या आपकी हाइट है 5 फीट और आप मिरर में दिख रहे हो 6 फीट? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन करता है, नॉर्मल प्रोपोर्शन में हमें दिखाता है. बस क्या होता है कि रिवर्स कर देता है लेफ्ट टू राइट. क्या करता है? लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर देता है. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टा. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिरर है, हमारा मिरर है, वो उसको सीधा करके दिखाता है. ठीक है,
जो प्लेन मिरर है हमारा वो उसको सीधा करके दिखाता है, सिंपली क्या करता है लेफ्ट टू राइट उसको रिवर्ट कर देता है। तो प्लेन मिरर में कुछ नहीं होता है, प्रोपोर्शन सब ठीक रहता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं होती है, बड़ा या छोटा नहीं करता है, सिर्फ रिवर्स करता है लेफ्ट टू राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, जो घर में हम लोग मिरर यूज करते हैं वो है प्लेन मिरर। सो ये समझ में आ गया, दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मिरर्स। ओके, अब है स्फेरिकल मिरर्स जिसके अंदर दो मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, पहले मैं बताती हूँ कॉनकेव मिरर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो मैं आपको बता दूं, चलिए एक इमेज ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये इमेज ड्रॉ किया मैंने, ये देखिए, या थोड़ा और इधर, ये देखिए। अब सपोज करिए कि ये गुफा है, ठीक है, गुफा ऐसा ही होता है ना, ऐसे बाहर की तरफ से कर्व्ड होता है, ठीक है, हम लोग इसमें जाते हैं, एंटर करते हैं, हम लोग गुफा में एंटर करते हैं, राइट। तो गुफा का मुंह हमेशा ऐसा ही होता है, राइट। और थोड़ा सा कर्व कर दें अगर, तो ये है गुफा, गुफा के अंदर हमें एंटर करना है, राइट। सो गुफा मतलब केव, ठीक है। तो जो भी मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो, जिसमें एंटर करना है, हमें एंटर नहीं करना है, रे ऑफ लाइट को एंटर करना है। रे ऑफ लाइट अगर एंटर करें हमारी जगह, अगर ये गुफा है तो हम एंटर कर रहे हैं, मगर इसके आगे हम कॉन लगा दें तो कॉनकेव मिरर हो गया ये। तो कोई भी मिरर जो इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो, गुफा की तरह हो, ऐसा हो, ठीक है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होने वाला है, इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, सो दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कॉनकेव का मतलब जिस मिरर का, जिस स्फेरिकल मिरर का, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड हो, अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ हार्ड सरफेस हो, ठीक है, इसका मतलब ये हार्ड सरफेस है, रिफ्लेक्शन आपका अंदर की तरफ से होने वाला है, दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसका ऑपोजिट ये देख लीजिए, ये बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से हार्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने वाली है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली है। सो कॉनकेव मिरर का मतलब, यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब दीज आर द स्फेरिकल मिरर्स दैट आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ से कर्व्ड है। सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं बाहर की तरफ से कर्व्ड है यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, एंड जिसका अंदर की तरफ से हो कर्व्ड, दैट इज कॉनकेव मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब रियल इमेज नहीं बनती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड को मतलब एक्चुअल साइज जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये है सपोज ऑब्जेक्ट का हाइट, और इमेज में बन रहा है ये हाइट, तो डिमिनिश है, क्या है, छोटा कर दिया, डिमिनिश का मतलब छोटा कर देना, ठीक है। एंड इरेक्ट, कोई भी इमेज अगर वर्चुअल होगी तो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज ये है, ना कि ये है, ठीक है। इसका मतलब उल्टा नहीं हुआ, इमेज ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधा है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है, राइट। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, डिमिनिश्ड देता है, छोटा देता है, इरेक्ट देता है, ठीक है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल ही होगा। ओके, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इनवर्ड से कर्व्ड होता है। हमेशा आप केव याद रखिएगा, अगर केव याद रखेंगे, गुफा याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनवर्ड रिफ्लेक्शन होता है। इमेज का जो, इमेज के जो मतलब स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि वो वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, वो क्या होगा, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, जो कि मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। आपका कॉन्सेप्ट आगे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बनता है और रियल इमेज भी बनता है, डिमिनिश्ड भी छोटा भी बनता है, और हाईली मैग्नीफाइड भी बनता है, मतलब बड़ा भी बनता है, ठीक है। रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। चलिए ये एक बार देख लीजिए, इमेज आपको बना के दिखाई गई है। दिस द फर्स्ट इमेज इज प्लेन मिरर। सो दिस इज अ प्लेन मिरर, बाहर की तरफ से पॉलिश्ड है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज द इंसिडेंट रे,
This is the reflected ray, this is the normal that is perpendicular to the reflecting surface. So this is the concave mirror. ये हार्ड सरफेस है, मतलब बाहर वाला, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होना है इसमें, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। सो इनवर्ड, कनकेव, केव, इनवर्ड, गुफा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड से, ये है कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, ये है, ठीक है, ये है, ये है। आई होप ये समझ में आपको आ चुका है, इसमें और कोई डाउट आपको होने वाला है नहीं। मूविंग ऑन। सो these are the related terms that we are going to discuss। एक कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या पॉइंट्स है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देख लेते हैं, मैं एक इमेज ड्रॉ करती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ये है मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये कर्व्ड है, तो इससे श्योर है कि ये किसी ना किसी स्फेरिकल चीज से काटा गया है, मतलब ऑब्वियसली शीशा, मिरर हम पढ़ रहे हैं तो शीशा। थोड़ा ये जो सर्कल बन रहा है, ये अजीबोगरीब सर्कल बन रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इसको बस इमेजिन कर लो कि ये एक परफेक्ट, सॉरी ये एक सर्कल है, सर्कल तो हमेशा परफेक्ट ही होता है। सो ये इन दिस केस ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इस पे नहीं जाना है कि सर्कल हमेशा परफेक्ट होता है, बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंग्लिश का ये रूल एक फेल हो गया आज यहाँ पे, ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये सपोज करिए कि ये एक मिरर है, तो मिरर किसी ना किसी स्फेयर से काटा गया है, ठीक है, किसी ना किसी स्फेयर से काटा गया है। अब या सर्कल मान लें, यहाँ पे मैं सर्कल वर्ड यूज कर रही हूँ, किसी ना किसी सर्कल से काटा गया है, ठीक है। अगर सर्कल से काटा गया है तो सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर हमेशा बीचों बीच होता है, ऐसा एक पॉइंट जहां से सर्कल के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंट हो, राइट। इस केस में नहीं है, बट अगर हम ये सपोज कर लें कि ये एक सर्कल है, ठीक है, एक अच्छी तरह से ड्रॉ किया हुआ सर्कल है, तो सेंटर बीचों बीच लाई करेगा, राइट, सेंटर बीचों बीच लाई करेगा। तो सेंटर कुछ नहीं है, जो हमारा मिरर है उसका सेंटर, जो कि हमें इमेजिन कर लेना है कि वो एक सर्कल से काटा गया है, और अगर सर्कल से काटा गया है तो उसका एक ना एक सेंटर होगा ही, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ लेते हैं क्या है। द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर दैट पासेस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज द सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट पॉइंट। कुछ नहीं, इतना कॉम्प्लिकेशन करना नहीं है आपको समझने में, बस समझिए कि जो मिरर है वो एक सर्कल से काटा गया है, एंड सर्कल है तो उसको कंप्लीट करने पे उसका एक सेंटर मिलेगा, वो सेंटर ही हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट किया जाता है ये सी से, कैपिटल सी से, ओके। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये सेंटर है तो मिरर के बीचों बीच, ठीक है, या मिरर के हर पार्ट, क्योंकि रेडियस तो इक्विडिस्टेंट होता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें तो दैट इज कॉल्ड रेडियस। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली द मिरर, तो ऐसा एक पॉइंट, अब मैं सर्कल नहीं ड्रॉ करूंगी, आपको बस समझ लेना है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है। तो ऐसा एक पॉइंट जो सेंटर मिरर के बीचों बीच, मतलब मिरर का जो मिड पॉइंट है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस है सेंटर से स्फेयर को, मिरर को ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एट कैपिटल आर। इट्स द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे कि मैम पोल क्या है, सो देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यह है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ये जो मिरर है, ये पूरा मिरर है, अगर हम इसको ए बी से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। सो एक लाइन जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, which is represented as capital R. The size of the mirror, that is AB, A and B are the extreme ends, right? So the size of the mirror is called as aperture, A-P-E-R-T, aperture, ठीक है, aperture बोलते हैं इसको, आगे आपको मिलेगा ये, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ऐसा एक पॉइंट, वो सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, मतलब मिरर अगर है, स्फेरिकल मिरर है, तो वो किसी ना किसी सर्कल से काटा गया है, उस सर्कल का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से जो पोल को कनेक्ट करती है जो लाइन,
जो जोड़ती है उस लाइन को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर which is represented as P and the length of the mirror that is AB, MN, XY कुछ भी आप मिरर का नाम दे दीजिए, उसके लेंथ को बोलते हैं हम aperture. Moving on, pole. So the midpoint of the spherical mirror is called pole. Okay. Now principal axis. So suppose this is the mirror, this is the pole. अब मैं लिख रही हूँ, आप देखिए, this is AB मतलब aperture. अगर हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ये है पोल, ठीक है, ये है पोल. अगर हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है. नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसी नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अब हम लोग नॉर्मल ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर के केस में या लेंस के केस में, किसी भी केस में इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. सो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं है, ऐसी एक लाइन जो मिरर के पोल से होके गुजरती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से होकर गुजरती है. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. सो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन that connects the center of curvature C and the pole P of the mirror. So I hope all these points, all these terms are clear to you all. Aperture, an aperture of a mirror or lens is a point from which the reflection of light actually happens. मतलब the size of the mirror. Size, जो भी मिरर का साइज है उस पूरे ही मिरर से तो रिफ्लेक्शन होता है, किसी एक पॉइंट से तो नहीं होता है. सो उस पूरे साइज को हम लोग एपर्चर बोलते हैं. इट ऑल्सो गिव्स द साइज ऑफ द मिरर. सो बेसिकली एपर्चर का मतलब ये होता है मिरर का साइज. ओके, प्रिंसिपल फोकस. नाउ इट्स अ गुड पॉइंट. चलिए देख लेते हैं. ये है आपका मिरर. अब मैं लिखूंगी सारे टर्म्स. ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, PA लिखती हूँ. मिरर का साइज AB, दैट इज एपर्चर. दिस इज द पोल. से सपोज दिस इज एन इंसिडेंट रे, ठीक है. अब दो चार चीजें ध्यान में हमेशा रखनी है कि कोई भी इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, सपोज इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे विच आफ्टर रिफ्लेक्शन is called reflected ray, cuts the principal axis at a point and that point is called focus. That point is called focus. इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है. Depends on the nature of the image, nature of the mirror. कौन सा मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है वो मैं आगे समझाऊंगी कि कब यहाँ से पास होगा, मतलब जिस साइड में इंसिडेंट रे है उसी साइड में रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, और कब जिस साइड में इंसिडेंट रे है उसके ऑपोजिट साइड में यानी बिहाइंड द मिरर होगी रिफ्लेक्टेड रे. वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है और आपका मिरर कौन सा है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. बस इतना समझिए कि इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस. रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से. सो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है. Principal focus can also be called focal point. It's on the axis of a mirror or lens, wherein rays of light parallel to the axis converge or appear to converge after reflection or refraction. So appear to या तो converge हो actual में, ठीक है, ये principal axis, incident ray reflect हो गई, actual में reflect हो गई, इस point पे touch किया, so ये focus हो गया. या appear to converge, appear to cut, ये लग रहा है कि इस पॉइंट को कट कर रही है, मैं इसको इसीलिए डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है. तो लग रहा है कि काट रही है बट एक्चुअल में इस पॉइंट पे मीट नहीं करती है, ये पीछे की तरफ इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है. सो इसको बोलते हैं फोकस. तो या तो एक्चुअली में कट करे या ऐसा लगे कि कट कर रहा है, सो इसको बोलते हैं फोकस. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है. सॉरी, मूविंग ऑन. फोकल लेंथ. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड, देखिए चलिए फिर से बनाते हैं. इस चैप्टर में यही एक खासियत है या एक प्रॉब्लम है कि इमेज बहुत बनाना पड़ता है. सो दिस इज पोल. आई होप समझ में आ रहा है ना. पोल, ये है आपका इमेज मिरर AB, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. चलिए ये है एक इंसिडेंट रे, ठीक है. इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका फोकस, ठीक है, F.
So the distance between the focus and the pole, this distance, that is FP. So the distance between the focus and the pole is called focal length, which is represented as small f. ठीक है, small f. Now there's a relation between the radius of curvature and the focal length. Radius of curvature is double the focal length. ठीक है, अगर FP is the focal length and suppose FP है 2 सेंटीमीटर्स का, तो रेडियस इसका यहाँ पे होगा, that is small capital R, and capital R radius of curvature will be 4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, मतलब फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को अगर लिखना हो यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू R बाई 2. सो ये रिलेशन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल द फोकल लेंथ और द फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछे जाते हैं. आपको फोकल लेंथ दे दिया जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोलेगा. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मगर आपको ये रिलेशन पता होगा तभी आप निकाल पाओगे. सो ये चीजें आई होप अब आपकी क्लियर हो चुकी हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज, यहाँ पे देख लीजिए आपको ये सारी चीजें क्लियर इमेज में बताई गई हैं. मैं भी आपको बता देती हूँ. चलिए, इस ये है कॉनकेव मिरर. ठीक है, हार्ड सरफेस देखिए पीछे है, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा. सो इट इज अ कॉनकेव मिरर. ओके, this line I'm highlighting it. This line is called principal axis, which is written here. Okay, this is the center of curvature. क्यों center of curvature है? चलिए इस मिरर को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ऐसे सर्कल बनेगा तो इसका रेडियस सेंटर होगा तो ये बीचों बीच कहीं लाई करेगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए 2F लिखा हुआ है, मतलब फोकस का डबल. ठीक है, फोकस का डबल. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से तो रेडियस स्टार्ट होगा ना, यही तो रेडियस है. अगर यहाँ पे पोल है, ये बीचों बीच नहीं है, मैं ऊपर बना रही हूँ. सो रेडियस तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसीलिए इसको 2F लिखा गया है, मतलब ट्वाइस द फोकस. ठीक है, फोकल लेंथ का डबल. ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, क्योंकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से जाएगी. सो दिस इज द फोकस which is represented as capital F. This is the pole which is not written here, so I am writing it. So this is the pole. So ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो चुकी हैं आपको. कॉन्वेक्स मिरर में भी यही सेम चीज है, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग हो जाता है, सारी चीजें सेम हैं. अब एक चीज हमेशा आपको ध्यान देने वाली है, जो कि मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ. चलिए आगे मैं आपको समझाती हूँ. चलिए, लेट्स स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर. अब हमको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, पर उसके पहले हम लोगों को कुछ साइन कन्वेंशंस याद कर लेने हैं. चलिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कि कोई भी रे, ये मिरर है कॉनकेव मिरर, कोई भी रे, कुछ एक रूल्स है ये. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. A ray which is parallel to the principal axis and is incident on the concave mirror or convex mirror, किसी भी मिरर पे इंसिडेंट हो, और वो रे, हाँ ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर वो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज कॉल्ड फोकस. ठीक है, हमेशा वो रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. यहाँ पे देखिए इस इमेज में दिस इज कॉनकेव मिरर, सो दिस इज द फोकस. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. देखिए दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर ही रिफ्लेक्ट हो गई. अब आपका ये क्वेश्चन उठेगा कि मैम इस कॉनकेव मिरर में तो सेम साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया गया. यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, तो उसमें बताया था आपको कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक प्लेन में ही होते हैं, दूसरे प्लेन में नहीं होते हैं. ये कभी भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर नहीं आएगा, ये
आएगा ही नहीं, एक्चुअली में कभी नहीं आता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि ये सेम प्लेन में होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी प्लेन में रहेगा, क्रॉस नहीं करेगा मिरर को। बट इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें इसको पीछे की तरफ बढ़ाना होगा। हम इसे बस इमेजिन करके बढ़ाते हैं, ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट नहीं करता है, ये वर्चुअली है, इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इसीलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कभी भी फोकस पे एक्चुअली मीट नहीं करती है, हमेशा ऐसा फील होता है कि मीट कर रही है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी रे, इसका उल्टा, जब मैंने बताया दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है, तो इसका उल्टा कोई भी रे अगर फोकस से होके गुजरे, a ray that is incident on the focus, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से होके पर इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आती है, इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर फोकस पे ही इंसिडेंट हो तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द सेकंड रूल, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, द थर्ड पॉइंट इज कोई भी रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, a ray that is incident on the center of curvature gets reflected back on the same pathway। इंसिडेंट हो रही है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो रिफ्लेक्ट भी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एकदम 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन होता है, जहां से आया उधर ही लौट गया, कोई और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इसको अपनाना नहीं है। सो आई होप समझ में आ गया तीनों पॉइंट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, चलिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट है मेकिंग अ सर्टेन एंगल, सपोज 30 डिग्री का एंगल बनाया, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इन दिस केस एंगल आई इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऑब्लिक मतलब तिरछा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पे किसी एक एंगल से, सर्टेन एंगल से ऑब्लिकली अगर गिरती है कोई रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन 30 डिग्री ही बना के निकल जाएगी, एंगल आर ऑब्लिकली ही निकलेगी, ठीक है। यही रूल कहता है, बेसिक सा रूल यही था ना कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। सो ऑब्लिकली अगर गिरती है मेकिंग एन एंगल ऑफ, मेकिंग अ सर्टेन एंगल, 30 डिग्री अगर ना भी माने कोई भी एक एंगल, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके उसी सरफेस में वापस, उसी प्लेन में वापस चली जाएगी। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। 4 पॉइंट्स थे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गुजरेगी। इसका उल्टा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है तो उसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। उसी पाथ में रिवर्ट होना मतलब 180 डिग्री पे रिवर्ट हो जाना। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल के ऊपर ऑब्लिकली किसी एक सर्टेन एंगल से इंसिडेंट हो रही है तो उसी सर्टेन एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन, सो अब है हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको ये सारे रूल्स लिख दिए गए हैं, ये ऐसे याद करने से नहीं होगा, मैं आपको एक एक करके समझाते जाऊंगी, आगे बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से होता है, आप देखते चलना। फिलहाल बस ये देख लीजिए, चार्ट जो बना हुआ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अगर कोई भी, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में हमें टोटल 6 केस स्टडी करना है। 6 केस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, किस तरीके का बनता है, उसका नेचर क्या होता है, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है, इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, हमें नहीं दिख रहा होता है, तो उसका इमेज जो बनता है वो फोकस पे बनता है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, एकदम पॉइंट साइज का, ठीक है, दिखेगा नहीं, एकदम रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है कि ये सिर्फ
एक केस को छोड़ के हर एक केस में रियल इमेज बनाता है। और मैंने सेशन के शुरुआत में ही आपको बोला था कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्लियर? सो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, बहुत ही छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया अगर, तो इमेज बनेगा आपका फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, बहुत छोटा नहीं बट छोटा। रियल एंड इन्वर्टेड बताया आपको कि हमेशा हर केस में एक्सेप्शन, एक केस ये बस एक्सेप्शन, हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनता है कॉनकेव मिरर में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, बस साइज दोनों का सेम रहेगा, एक ही पोजीशन पे बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड दो चीजें हमें पता चल गई। क्या क्या? पहला ये कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन केस ऑफ कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में रखा हुआ है तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में, बड़ा बनेगा, एनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं समझाने वाली हूँ, इमेज आपको फॉर्म करके दिखाने वाली हूँ किस तरीके से बनता है। ये बस मैं अभी आपको बोल के सुना रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिफ्थ वन इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। रिवर्स है ना, इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनता था फोकस पे, फोकस पे है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। हाईली एनलार्ज्ड, इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रहा था फोकस पे बहुत ही छोटा, अब उल्टा है, फोकस पे है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, पीछे के साइड में, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। पीछे के साइड में एक्चुअली में तो रे मैंने बताया आपको इमेज मिरर को क्रॉस करके उस साइड तो जाती नहीं है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो इमेज तो बनेगा ही नहीं। हमें एक्चुअल इमेज मिलता ही नहीं है, हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। हमें रे को पीछे की तरफ बढ़ाना होता है जो कि हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा और एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको ये जो खाली स्लाइड है इस पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला केस था हमारा एट इन्फिनिटी। मेरी बैड हैंड राइटिंग के लिए माफ करिएगा। चलिए, कनकेव मिरर है, ठीक, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा मिरर दैट इज ए बी। कॉनकेव मिरर है तो बाहर का साइड पॉलिश्ड है, ठीक। हमेशा एक इमेज फॉर्मेशन के लिए गाइस एक चीज ध्यान देना है कि एक रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस से होके गुजरना ही पड़ेगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके नहीं गुजर रहा है तो हमारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट को हमेशा हमें फोकस से गुजारना ही होगा। इसका मतलब हमेशा एक रे ऑफ लाइट को हमेशा क्या करना होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना ही होगा। रूल कहता है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से गुजरेगी वो क्या हो जाएगा? हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। से सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एम एन, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। गाइज लेट मी इरेज दिस। दूसरा एक इमेज बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। पहला केस है हमारा एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी पे, ठीक है। ओ लिखती हूं मैं तो ऑब्जेक्ट आप समझ जाइएगा। चलिए, सो दिस इज द इमेज, सॉरी दिस इज द मिरर। This is the principal axis
इन्फिनिटी पे है तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं ले सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है MN, ये हमारा मिरर है AB। सो देखिए पैरेलल रे ऑफ लाइट हमको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक हमें फोकस से चाहिए ही, एक ऐसा रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से जाए, नहीं तो हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज फोकस। डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। एक ले लेते हैं कि एक इंसिडेंट रे ऐसी ले लेते हैं जो ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ से आ रही है, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके गुजरेगी? थोड़ा यहाँ पे ये है, सपोज ये मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो देख रहे हैं अब जो दो रे ऑफ लाइट जहां पे मीट करेगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे ऑफ लाइट मिनिमम हमें चाहिए। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरे तो वो हमेशा पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा रे ऑफ लाइट आप कहीं से भी ले सकते हैं जिससे आपका इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो। इस केस में हमने दोनों ही रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, पहला ऑब्जेक्ट के ऊपरी एंड से और दूसरा ऑब्जेक्ट के लोअर एंड से। ठीक है, तो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो एज पर द रूल दोनों ही आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गुजरेगा और जहां पे दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर गए वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। अब मैं दूसरा इंक चूज करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज बना, यहाँ पे मीट हुआ। अब देखिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर, सॉरी गाइस, फिर से बनाना पड़ेगा। दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा MN और इमेज जो है एकदम पॉइंट साइज, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट हो हमारा तो इमेज बनता है हमारा फोकस पे। इसको फोकस क्यों कहेंगे? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे रे कट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और इसी दोनों पॉइंट पे दोनों रेज मीट की हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो इमेज यहीं पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। So when the object is at infinity, the image will be formed at focus. It will be highly diminished, बहुत ही छोटा होगा। It will be real image. Real image क्यों बनेगा? क्योंकि हमेशा इस केस में क्या है, मिरर की साइड में है, जिस साइड में मिरर है उसी साइड में हमारा इमेज बना है। ठीक है, इस साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर भी इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बना है। तो मिरर के साइड में अगर बने तो दैट इज रियल इमेज, and real image is always inverted. So I think पहला केस आपको समझ में आ चुका है, पहला फिगर भी आपको समझ में आ चुका है। मैं ये इरेज करती हूँ और दूसरा केस हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा केस हमारा था कि when the object is at C, when the object is at C, at center of curvature, right? When the object is at between focus beyond C। दूसरा केस हमारा यही था। चलिए देख लीजिए कि बियॉन्ड C जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा। ये हमारा पोल है, मिरर है AB। ठीक है, say suppose this point is called C, is the center of curvature. Beyond C कहीं भी ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए पहला रे हमें क्या लेना है, ऐसा लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमेशा फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा रे इस केस में हमें ये ले लेना है ठीक है, दूसरा रे हमें ऐसा लेना है जो C से होके गुजरे। तो C से होके जो भी रे गुजरे वो क्या होगा, 180 डिग्री पे रिवर्ट कर जाएगा, राइट, यहीं पे। अब देखिए मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा दो रेज को जिस पॉइंट पे दोनों रे मीट करेंगी उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फोकस, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से ये रे कट करी है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ द रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर ओनली। लेट मी सेलेक्ट अनदर इंक
सो इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. सो इमेज यहीं पे फॉर्मेशन होगा, राइट, इमेज यहीं पे फॉर्मेशन होगा. सेम साइड ऑफ द मिरर है तो इमेज हमेशा क्या होगा, रियल होगा. रियल होगा, रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा. क्लियर. दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटा है, तो दिस इज डिमिनिश्ड, बट दिस इज नॉट हाईली डिमिनिश्ड. यू कैन क्लियरली सी द इमेज. ठीक है. सो जब हमारा ऑब्जेक्ट हो बियॉन्ड सी तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है बिटवीन सी एंड एफ. हाँ, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. एक चीज हमेशा ध्यान दो गाइस, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में मूव कराएंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता जाएगा. जब इन्फिनिटी पे था तो इन्फिनिटी तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा था पोल पे, ये है इन्फिनिटी, हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा था फोकस पे. ठीक है. अब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव कर गया, राइट हैंड साइड में आ गया बियॉन्ड सी, तो हमारा इमेज भी देखिए यहाँ फोकस से पे ना होके फोकस से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करके यहाँ आ गया. ठीक है. आप इस डायरेक्शन को फॉलो करिए. तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा हमारा राइट हैंड साइड में, इमेज मूव करेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में. सो आई होप ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये इजी था, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पता है कि जब ऑब्जेक्ट हो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हमारा इमेज भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सो दिस इज द सी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये पहला इमेज हमें ऐसा ही लेना है जो फोकस से होके गुजरे. ठीक है. दूसरा इमेज अगर हम ले लें, एक मिनट गाइस, दूसरा इमेज अगर हम फोकस से ले लें, ठीक है, एक मिनट, लेट मी इरेज इट फर्स्ट. So let me erase it first. देखते हैं एट सी. ये है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट. ये है हमारा फोकस. हमेशा रे का डायरेक्शन दिखाना होता है. सो देखिए इस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, पहली रे जो है यहाँ है, ये है और दूसरी रे ये है, ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. सो हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, उसी पॉइंट पे होगा. दूसरा इंक ले लेती हूँ. देखिए ये है हमारा इमेज, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज द इमेज. सो आप देख पा रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट सी पे. जब हमारा ऑब्जेक्ट हो सी पे तो हमारा इमेज भी बनता है सी पे ऑफ द सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रियल इट विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड. क्योंकि ये रियल इमेज क्यों है, क्योंकि सेम साइड में बना है, जिधर मिरर है उधर ही इमेज भी बना है. सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है. तीसरा भी आपको समझ में आ चुका है. नाउ द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट फोकस. ठीक है. पता ही है जब इमेज ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे तो इमेज बना था फोकस पे. सो अब ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे. चलिए तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. पहला पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके ही गुजरेगा. ठीक है. दूसरा केस हम ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को बड़ा कर लेते हैं. फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. दूसरा हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके. ठीक है. तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जब रे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही आएगी वापस. ठीक है. 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये तो रिफ्लेक्ट होके इधर ही आ जाएगी, पीछे के साइड ही इधर ही आ जाएगी. ठीक है. इसमें कुछ करना ही नहीं है. ये ऑब्जेक्ट फोकस होके ऐसे आ रही है. अब देखिए कि ये इधर जा रही है
इसका गैप हमेशा, इन दोनों लाइन के बीच का गैप जो है हमेशा बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप ज्यादा है, मतलब ये लाइन एक्चुअली में कहाँ पे मीट करेगी, एट इन्फिनिटी। हमें भी नहीं पता कि कहाँ पे मीट करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होता है, राइट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट मिरर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट infinity. The image will be formed at infinity. It will be highly enlarged. बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच का गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। highly enlarged, real and inverted. क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के साइज में ही है, मिरर जिधर है उसी साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ द फिफ्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F, ठीक है। देखिए F C ऑब्जेक्ट है यहाँ, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से आया, एक रिफ्लेक्शन यहां से करा लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और ये भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से जब रे कोई जाएगी तो वापस उसी पे आएगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मीट कर रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मीट करे, से सपोज इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इमेज को ड्रॉ करने में, ठीक है, हाथ से ड्रॉ करना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। सो आप ये देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F, सो द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C के इस साइड में बन रहा है ना, C यहाँ पे है और इमेज इधर बन रहा है, सो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C, इट इज एनलार्ज्ड, बड़ा है, इमेज से काफी बड़ा है, इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड, क्लियर, इट इज इन्वर्टेड। सो आई होप ये भी समझ में आपको आ चुका है। हमेशा एक रे, ध्यान दीजिए, मैं हमेशा एक रे ऐसी ले रही हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फोकस से होके गुजर रही है। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट केस, एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। यही इकलौता ऐसा केस है जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ दिस इज द फोकस and this is the pole, here is the object, here is the object, so after reflection it will pass through focus, right, after reflection it will pass through focus। दूसरा केस ले लेते हैं, ये C है, दूसरा रे ले लेते हैं जो कि C से होके गुजर रही है, इधर जा रही है, इधर ही वापस आ जाएगी। अब इस केस में इधर तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, तो इमेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे आके ये मीट कर रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये लगेगी मीट कर रहा है उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, ठीक है, तो इट इज एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड यू कैन से, इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, बड़ा है, वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है, राइट। चलिए, एंड इट इज बिहाइंड द मिरर, ऑब्वियसली इट इज बिहाइंड द मिरर, दैट इज व्हाई द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो these were the cases of image formation by concave mirror, total 6 cases. This the last case is the exception. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में रखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, दैट इज बिहाइंड द मिरर, द इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, द इमेज इज वर्चुअल एंड द इमेज इज इरेक्ट। बाकी केस में सारे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं क्योंकि सेम साइज ऑफ मिरर बनते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक रे ऑफ लाइट हमें ऐसी लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और फोकस से होके गुजरे, एंड द रेस्ट इज, आप देख लीजिए ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ये सारे केस थे। ओके, नाउ यूज ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर का यूज क्या है। सो कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट।
कनकेव मिरर को गाइस हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, लेंस के केस में हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक जगह पे फोकस कर देना, ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट पे मीट कराना, ठीक है। कनकेव मिरर हमेशा कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते, कन्वर्जिंग लेंस के केस में कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो पावरफुल बीम ऑफ लाइट, अब हमें टॉर्च वगैरह में क्या करना होता है, किसी पॉइंट पे फोकस करना होता है, राइट, तभी तो दिखेगा। सो इसलिए हम लोग इसको टॉर्च वगैरह में, सर्च लाइट या व्हीकल्स के हेडलाइट्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइट को स्प्रेड होने से रोकता है, ठीक है, फैलने से रोकता है। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर। अच्छा, शेविंग मिरर में क्यों यूज किया जाता है गाइस? शेविंग मिरर में इसलिए यूज किया जाता है कि शेविंग करते वक्त हमारा मिरर और हमारा जो चेक का पोजीशन होगा वो काफी क्लोज होगा। तो लास्ट केस जो होता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में रखी हुई हो तो इमेज क्या बनता है, हाईली एनलार्ज्ड बनता है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड रियल बनता है, ठीक है। तो यही केस यहाँ पे फॉलो होता है। एकदम पास में रखते हैं शीशे को तो इमेज जो है बहुत बड़ा बनता है और इस तरह से क्लियरली हमें दिखता है, ठीक है। चलिए, द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ऑब्वियसली कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे दांतों में, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो चेक करने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ऑब्वियसली सोलर फर्नेस में भी यूज होता है क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये सारी यूजेस से भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ अब है यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। रेयर व्यू मिरर में यूज क्यों किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है एक वाइडर एरिया देता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर देखिए ऐसे होता है ना, ये देखिए ऐसे होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से होता है तो एक वाइडर एरिया देता है रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत गाड़ी चलाते हैं, जब ड्राइविंग करते होते हैं तो एक लार्जर एरिया को कवर करता है, इसलिए हम लोग इसको रेयर व्यू मिरर की तरह से यूज करते हैं, ठीक है। रेयर व्यू मिरर की तरह से यूज करते हैं गाड़ी में क्योंकि एक लार्जर एरिया को कवर करता है और इमेज जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर देता है, छोटा इमेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, लार्ज ऑफिस और स्टोर्स और हॉस्पिटल्स में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। यही सेम रीजन है, क्योंकि एक लार्जर एरिया कवर करता है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मिरर में ही देख पाते हैं, दौड़ भाग ज्यादा हमें करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। कॉन्वेक्स मिरर्स आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, जब दो मिरर्स को एक के बाद एक प्लेस करके एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं तब। ओके, नाउ साइन कन्वेंशन। चलिए, साइन कन्वेंशन भी हम देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन देखने से पहले गाइस दो केस है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, सिर्फ दो केस है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। वो दोनों केस क्या है? कॉन्केव मिरर के हम दोनों केस पढ़ चुके हैं। कॉन्केव मिरर के दो केस हैं, एक पहला जब हमारा ऑब्जेक्ट हो इंफिनिटी पे, और दूसरा जब हो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कभी कहीं पे भी। ये देख लेते हैं, ये है तो अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा, हार्ड सरफेस होगा, सिंस इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, पहला इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनाएंगे। रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गेट्स रिफ्लेक्टेड। अब इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा दैट इज फोकस, राइट। एक पीछे नीचे के साइड से ले लेते हैं रे, सेम चीज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं तो मीट करेगा फोकस पे। सो ये पॉइंट क्या है? फोकस। इसी पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर। इट इज बहुत ही छोटा है, इट इज स्मॉल हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों मैम वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों है? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर इधर है और इमेज हमारा इधर बन रहा है, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा रियल होता है। नेक्स्ट केस, कहीं पे भी बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो कहीं पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं, पीछे बढ़ाएंगे तो, और इसको इरेज करके गाइस अच्छे तरीके से बनाते हैं, बड़ा इमेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने ऑब्जेक्ट, पीछे की तरफ बढ़ाया तो फोकस। दूसरा हम जो ले लेते हैं, फोकस का डबल है सी, सी से पार करता हुआ, ठीक है। सी से जब सी पे जाएगा तो सेम पाथवे में बैक जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों रेस आपस में इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये रे, ये जो पीछे हम बढ़ाए हैं ये, और ये जो सी की तरफ है ये। तो इंक दूसरा सेलेक्ट करूंगी तो आपको क्लियर समझ में आ पाएगा। ये दोनों रे इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि इमेज इज वेरी स्मॉल दिख रहा है, बट इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वर्चुअल, इट इज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज इरेक्ट, राइट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो दो केस मिले हमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों ही केस में हमारा इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। सो इस केस में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हमें साइन कन्वेंशन ध्यान देना है। साइन कन्वेंशन क्या है कि किस साइंस क्या होनी चाहिए। आपको पता है जब हम कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में को डील करते हैं, तो एक्स एक्सिस में जब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो प्लस साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस साइन। इन द सेम वे वाई एक्सिस में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मिरर की केस में भी यही होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वी विल टेक द साइन एज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। सो इट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। द ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऐसा होता है ना, अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे प्लेस कर रहे थे, या कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमेज पीछे भी बनता है। अगर राइट हैंड साइड में बनेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो नेगेटिव। ऑन द सेम साइड में अगर इमेज बनता है, जिस साइड में मिरर है उसी साइड में अगर इमेज बनता है तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। वो हमेशा रियल होता है, सेम साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है और इमेज भी अगर लेफ्ट साइड में है तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव कन्वेंशन साइन होगा दोनों का। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और इमेज राइट साइड में है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स रियल इमेज जो होता है वो हमेशा मिरर के साइड में ही होता है, तो रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है। सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, पोल को ध्यान में रखते हुए सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। मूविंग ऑन, ये सारी चीजें यही लिखी गई हैं। ओरिजिन हमेशा पोल होता है, लेफ्ट की साइड में नेगेटिव है, राइट की साइड में पॉजिटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। ओके, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें इमेज के थ्रू आपको बताई गई हैं, ठीक है, इमेज बना के आपको बताई गई हैं, आप ये देख सकते हैं। मूविंग ऑन, सो मिरर फॉर्मूला। ओके, स्फेरिकल मिरर में हमेशा इमेज कहाँ, सॉरी, स्फेरिकल मिरर में हमेशा, यहाँ पे मैं एक फोटो बना देती हूँ। चलिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं, नेगेटिव होगा, पहला चीज आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, ठीक है। इमेज कहीं भी बन सकता है, अगर इमेज पीछे बनता है तो पॉजिटिव होगा, इमेज इधर बनता है लेफ्ट साइड में ही बनता है तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जब होगा, इमेज को हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज स्मॉल यू एंड इमेज इज ऑब्जेक्ट वी, यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, the image and the focal length, and what is that formula, what is that relation? The relation is 1 by v plus 1 by u is 1 by f, ठीक है। 1 by v is image, 1 by object u, and 1 by f is the focal length, the distance between pole and focus. So this is the
रिलेशन बिटवीन वन बाई ऑब्जेक्ट इमेज एंड द फोकल लेंथ, ये पूछता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, द इमेज एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1/b + 1/u इक्वल्स टू 1/f एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे जितने भी स्फेरिकल मिरर हैं सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इमेज बनता है तो कितना ज्यादा मैग्नीफाई होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, पॉइंट साइज हो जाता है, हाईली एनलार्ज होता है, क्या हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object. Object के respect में वो कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, यही होता है मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को अगर हम लोग h डैश से रिप्रेजेंट करें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर h से रिप्रेजेंट करें तो मैग्निफिकेशन विल बी m इक्वल्स टू h डैश बाई h। ठीक है, आगे ये बताया गया है, आप देखिए द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज h डैश बाई h। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं h डैश बाई h, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही है स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, कितना ज्यादा इमेज बड़ा है या छोटा है इन कंपैरिजन टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक रिलेशन है मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का v और u से, मतलब v इज द इमेज एंड u इज द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना दूरी पे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो पोल है दिस इज पोल, सो ये जो लेंथ है ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का लेंथ है, इसको बोलेंगे u। से सपोज इमेज बना आपका यहाँ पे, जो कि ऐसा होगा नहीं, मतलब इस केस में नहीं होगा, अगर ये पोल और फोकस के बीच में है तो हो सकता है। ठीक है, इमेज बना आपका यहाँ पे, सो ये पोल और ये जो इमेज है इसके बीच का डिस्टेंस ये है v। ठीक है, सो u और v आपको समझ में आ गया। u हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, v नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्निफिकेशन फॉर्म, मतलब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो भी है h डैश बाई h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v बाई u। इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उस पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप इतना ये फॉर्मूला बस याद रखिए। So this is the end of the session. We have discussed everything. We have discussed the formulas related to the reflection. We have discussed the phenomena related to reflection. किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज का नेचर क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम में अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए। आज के लिए फिलहाल रहने देते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू गाइज।